जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। तो दोस्तों आज हम जानेंगे ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न। ये सभी प्रश्न जो है प्रत्येक वर्ष पूछे गए हैं। ये सारे सवाल पूछे जा चुके हैं बोर्ड एग्ज़ाम में। अगर आप कक्षा 10वीं में हैं तो आप इन्हें ज़रूर देखिए, क्योंकि इनमें से एक न एक प्रश्न तो ज़रूर ही एग्ज़ाम में आएगा और आपको 2 नंबर ज़रूर दिला के जाएगा। ये कभी-कभी 2 नंबर में आता है, कभी 5 नंबर में आता है। तो आइए इनको जानते हैं एक-एक करके। तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक, आपको ज़रूर ये समझ में आएगा और आपको 2 मार्क्स तो ज़रूर ही मिल जाएँगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों पहला प्रश्न हमारा ये है कि सिद्ध करें कि 1/√2 जो है एक परिमेय संख्या नहीं है। देखिए परिमेय संख्या नहीं है तो कौन-सी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। तो हमें यही यहाँ सिद्ध करना होगा कि ये 1/√2 जो है एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है? देखिए यहाँ क्या लिखा है? परिमेय संख्या नहीं है। परिमेय नहीं है तो कौन-सी है? अपरिमेय है। ठीक है? तो आप क्वेश्चन में कन्फ्यूज़ मत हो जाइएगा। ठीक है? तो चलिए बने रहिए। अब देखिए जब भी हमको ऐसा दिया रहेगा कि परिमेय नहीं है या फिर अपरिमेय है तो हमको उसका हमेशा उल्टा मानना रहता है। ठीक है? जैसे यहाँ दिया है अपरिमेय नहीं है तो हम इसको मानेंगे कि जैसे यहाँ दिया है परिमेय नहीं है तो हम इसको मानेंगे हाँ, परिमेय है। अगर कहता है कि यहाँ अपरिमेय है, सिद्ध कीजिए कि 1/2 एक अपरिमेय है तो उसको हम मानते हैं हाँ, परिमेय है। ठीक है? माना कि 1/2 जो है एक परिमेय संख्या है। तो चलिए लिखते हैं। तो हमने यहाँ लिखा माना 1/2 एक क्या है? परिमेय संख्या है। ठीक है? इसके बाद लिखेंगे तो फ्रेंड्स अब हम यहाँ पर ये लिखेंगे 1/2 बराबर में a/b। a/b इसलिए लिखें क्योंकि हम लोग जानते हैं कि परिमेय संख्या जो है p/q के रूप में होता है, इसलिए हम इसको a और b माने। ठीक है? pq नहीं माने। ठीक? a/b के रूप में है। तो अब यहाँ लिखेंगे जहाँ a और b जो है सहअभाज्य संख्या है। ठीक है? पहले मैं लिख लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि सहअभाज्य संख्या क्या होती है। तो दोस्तों हमने यहाँ पर लिखा है कि जहाँ a और b सहअभाज्य संख्या है अर्थात HCF a, b बराबर 1, यानी कि सहअभाज्य संख्या जो होता है ना उनका HCF हमेशा क्या आना चाहिए? 1 आना चाहिए। जिन 2 संख्याओं का HCF 1 आएगा उन्हें सहअभाज्य संख्या कहेंगे। जैसे HCF मतलब आप समझते होंगे मौसो क्या होता है? मौसो। मैं आपको यहाँ करके दिखाता हूँ, यहाँ नहीं दूसरे पेज पे करके दिखाता हूँ। मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ कि सहअभाज्य संख्या क्या होती है। जैसे है 3, 4, इन दोनों का हम अगर मौसो निकालेंगे तो क्या होगा? जैसे 3 का है, 3 का निकालेंगे तो 1 गुना 3 बराबर 3 ही हो जाएगा और फिर इधर 4 का निकालेंगे तो 1, 4। तो इन दोनों में जो मिल रहा होता है ना वही HCF होता है। क्या होता है? वही HCF। तो देखिए यहाँ पर HCF क्या आ गया? 1। तो वह 2 संख्या जिनका HCF 1 हो उन्हें ही हम मोसो कहते हैं। ठीक है? जिन 2 संख्याओं का HCF 1 होता है उन्हें ही हम सहअभाज्य संख्या कहते हैं। जिन 2 संख्याओं का HCF 1 होता है उन्हें ही सहअभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है? आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। तो इसलिए हम यहाँ पर a और b को जो है सहअभाज्य संख्या माने हैं और इसका HCF क्या आना चाहिए? हमेशा 1। क्या आना चाहिए? 1। a और b का HCF 1 होना चाहिए। ठीक है? तो चलिए अब आगे करते हैं। अब यहाँ लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर। अब देखिए यहाँ पर जो 1/√2 है बराबर में a/b, उन पर हम दोनों तरफ वर्ग करना होगा। तो 1/√2 बराबर में क्या है? a/b। इसमें दोनों तरफ वर्ग मतलब क्या होता है? दोनों का स्क्वायर कर देना है। यहाँ भी स्क्वायर, यहाँ भी स्क्वायर। तो देखिए 1 का स्क्वायर क्या होगा? 1 होगा और √2 का स्क्वायर क्या होता है? 2 होता है। ठीक है? बराबर में a का स्क्वायर एक a स्क्वायर हो जाएगा और b का स्क्वायर क्या हो जाएगा? b स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है? देखिए अगर आपको ये नहीं पता है कि जैसे √2 का गुना √2 के साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अगर यही √2 पर स्क्वायर होता तो इसका भी जैसे
जिस रूट पर स्क्वायर आ जाएगा तो फिर रूट के अंदर जो संख्या है वही संख्या लिखी जाती है, ठीक है। रूट के अंदर क्या है, 2 है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे। आशा करता हूँ ये सब आप जानते होंगे। तो चलिए अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, कोना-कोनी गुना हो जाएगा, तो b गुना 1 सॉरी 1 गुना b करेंगे तो क्या हो जाएगा, b स्क्वायर है तो b स्क्वायर बराबर में इधर क्या हो जाएगा, 2a का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से देखिए क्या करना होगा, अब यहाँ लिखेंगे हम, चूंकि ये जो 2 है, 2 को हम इस इधर लेके जाएंगे तो क्या b को भाग देगा, तो हम यहाँ लिखेंगे चूंकि 2 जो है b स्क्वायर को विभाजित करता है तो इसलिए 2 जो है b को भी विभाजित करेगा, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर 2 जो है 2 b स्क्वायर को भाग लगा रहा है तो b को भी भाग देगा, ठीक है। अगर इसके स्क्वायर b के स्क्वायर को भाग लगा रहा है तो b को भी भाग देगा। तो चलिए लिखते हैं, चूंकि 2 जो है b स्क्वायर को विभाजित करता है, चूंकि 2 जो है b स्क्वायर को विभाजित करता है, सॉरी यहाँ पर पुण्य विराम नहीं कॉमा लगेगा, विभाजित करता है, तो चूंकि 2 जो है बी स्क्वायर को विभाजित करता है तो इसलिए 2 जो है b को भी विभाजित करेगा, इसलिए 2 b को भी विभाजित करेगा, मैं इस लाइन को आपको फिर से समझा देता हूँ। जैसे देखिए यहाँ पर क्या है, मान लीजिए इस b स्क्वायर की जगह पर होगा 2 का स्क्वायर इधर बराबर में 2a स्क्वायर, जैसे कि ये है, ठीक है। तो अगर हम इसको इधर लाएंगे 2 को तो ये 2 b इसको भाग देगा, 2 स्क्वायर को भाग देगा, तो अगर ये 2 स्क्वायर को भाग दे रहा है तो ये 2 को भी भाग देगा, ठीक है ना। अगर इसके स्क्वायर को भाग देता है तो 2 को भी भाग देगा, यानी कि जो जो संख्या है उसको भी देगा। कह रहा है कि अगर उस संख्या के स्क्वायर को भाग दे रहा है तो उस संख्या को भी भाग देगा, ठीक है। आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। तो चलिए बढ़ते हैं। यह है चूंकि 2 b स्क्वायर को विभाजित करता है तो इसलिए 2 b को भी विभाजित करेगा, ठीक है। अब चलिए, अब यहाँ पर से आप एक चीज समझिए, जैसे कि जो संख्या जिसको भाग देगा ना, जैसे यहाँ 2 जो है b को भाग दे रहा है, यानी कि b स्क्वायर को भाग दे रहा है, तो और यहाँ भी b को भाग दे रहा है, तो जिसको भाग देगा हम उसी को फिर मान लेते हैं, ठीक है। जिस संख्या में भाग दिया जाएगा उसी को हम फिर मान लेंगे। जैसे यहाँ पर 2 से b स्क्वायर को भाग दे रहा है तो हम यहाँ लिखेंगे माना कॉमा b बराबर में 2k, यानी कि b का मान हम 2k मान लिए, ठीक है। हम 2k इसलिए माने हैं क्योंकि यहाँ पर दिया क्या गया है, यहाँ पर 2 आया है, ठीक है। यहाँ जो संख्या आएगा वही लिखेंगे। जैसे यहाँ 2 इसलिए आया क्योंकि यहाँ पर क्या था, 1/√2 था। अगर यहाँ 1/5 रहता तो b का मान भी क्या मानते, 5 मानते, ठीक है। इस वाले रूट के अंदर जो भी संख्या आएगा उसी को हम मानेंगे, ठीक है। यहाँ b का मान कितना आया है, b का मान सॉरी यहाँ पर रूट के अंदर 2 आया है, तो b का भी मान 2 मानेंगे। अगर रूट के अंदर 3 आता तो b का मान 3 मानते, रूट के अंदर 5 आता तो b का मान 5 मानते, रूट के अंदर 7 रहता तो b का भी मान 7 मानते, ठीक है। तो यहाँ पर 2 आया है तो इसलिए हम b का मान क्या माने हैं, 2 माने हैं, ठीक है। तो और इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, इस वाले को समीकरण 1 मान लेते हैं। अब हम लिखेंगे b का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो चलिए रखते हैं। फ्रेंड्स हमने यहाँ लिखा b का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 हमारा ये है,
तो आइए लिखते हैं पहले समीकरण 1 है बी स्क्वायर बराबर में क्या है 2a का स्क्वायर। अब देखिए b का मान क्या माने हैं 2 के, तो b के जगह पे क्या रखेंगे 2k। अब देखिए यहाँ पर तो b का मान है और यहाँ क्या है b स्क्वायर है, तो इस पूरे पर भी क्या करना होगा स्क्वायर करना होगा। स्क्वायर कर दिए बराबर में इधर जो है वही लिख देंगे 2a स्क्वायर। ठीक है, अब बताइए 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 होता है। इसको थोड़ा ऊपर करते हैं। 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 होता है, तो यहाँ पर 4 लिखें और फिर k का स्क्वायर क्या हो जाएगा k स्क्वायर हो जाएगा बराबर में इधर 2a स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए ये बराबर जब रहेगा तो कटा सकते हैं, तो 2 एकम 2, 2 दूना 4, तो यहाँ पर हो गया 2k का स्क्वायर बराबर में ये एक नहीं लिखेंगे। ठीक है, सिर्फ हो जाएगा a का स्क्वायर। एक नहीं लिखा जाता है, ठीक, जैसे यहाँ पर एक a स्क्वायर ऐसा बिल्कुल नहीं लिखते हैं। तो देखिए ये आया। अब देखिए अब जो ये 2 है अब किसको भाग देगा ए स्क्वायर को, क्योंकि ये इधर गुना में है, इस साइड लाएंगे तो भाग में बदल जाएगा। तो अब लिखेंगे हम चूंकि 2 जो है ए स्क्वायर को विभाजित करता है, तो इसलिए 2 जो है ए को भी विभाजित करेगा। ठीक है, तो चलिए लिखते हैं। तो फ्रेंड्स हमने यहाँ लिखा चूंकि 2 जो है ए स्क्वायर को विभाजित करता है, तो इसलिए 2 जो है ए को भी विभाजित करेगा। ठीक है, इसको हम मान लेंगे कथन कथन दो मान लिए इसको, और इसको कथन 1 मानेंगे, कथन 1। ठीक है, अब आप यहाँ पर देखिए ध्यान से कि कथन 1 में जो है बी स्क्वायर को भाग कौन दे रहा है 2, और कथन कथन दूसरा में भी ए स्क्वायर को कौन भाग दे रहा है तो 2 दे रहा है। मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप यहाँ देख सकते हैं कथन दूसरा में भी ए स्क्वायर को भाग कौन लगा रहा है 2, तो दोनों जगह 2 2 ही भाग लगा रहा है, तो इसका एचसीएफ क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए 2 नहीं आना चाहिए था, आना क्या चाहिए था 1, क्योंकि हम माने थे क्या ए और बी को सअभाज्य संख्या माने थे, और सअभाज्य संख्या का एचसीएफ हमेशा क्या आता है 1 आता है। तो यहाँ पर आ गया क्या हमारा 2, दोनों का एचसीएफ 2 आ गया, क्योंकि 2 जो है बी स्क्वायर को भी विभाजित कर रहा था और बी को भी विभाजित कर रहा था, और यहाँ पर 2 जो है ए स्क्वायर को भी विभाजित कर रहा है और ए को भी विभाजित कर रहा है, तो दोनों में कॉमन क्या आ गया 2 आ गया, तो 2 ही इसका एचसीएफ हो जाएगा, जो कि ये नहीं आना चाहिए था, ये गलत हो गया। तो अब हम लिखेंगे अतः हमारा मानना गलत था कथन 1 तथा 2 से। अब लिखते हैं, तो देखिए हमने यहाँ लिखा कथन 1 तथा कथन 2 से ए और बी का एचसीएफ 2 प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है 2 प्राप्त होता है, जो कि विरोधाभास है। क्या है गलत, विरोधाभास मतलब होता है गलत है, जो कि गलत है। एचसीएफ ए और बी का एचसीएफ आना क्या चाहिए 1 आना चाहिए। ठीक है, तभी अगर 1 आता तभी ये सही होता, लेकिन ये क्या हो गया है 2 आ गया है, जो कि ये बिल्कुल गलत है, जो कि विरोधाभास का मतलब क्या है गलत है। तो अब लिखेंगे अतः हमारा मानना गलत था। अब आगे लिखते हैं, फिर मैं आपको समझाता हूँ। देखिए अब हमने लिखा यहाँ पर हमारा मानना गलत है कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है, अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। तो हमने लिखा हमारा मानना गलत है कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है, अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, साबित। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर ये आपको समझ में आ गया तो इसके आधारित इन सभी प्रश्नों को आप खुद ब खुद हल कर सकते हैं। जैसे है 1/√3 या 1/√5 या 1/√7, इन सभी प्रश्नों को आप कर सकते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल ही इसी के आधारित बनेगा, सेम टू सेम प्रोसेस पे। तो आप इन्हें खुद से कर लीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। फ्रेंड्स अगला प्रश्न हमारा ये है कि सिद्ध करें कि √3 एक
अपरिमेय संख्या है। तो चलिए इसको देखते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न हमारा ये है कि सिद्ध करें कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। अगर आप इसको देख लेते हैं तो आपका ये सब बन जाएगा, जैसे √5, √2, √7, इन सभी को आप कर पाएंगे अगर आप ये कर देख लेते हैं तो। चलिए करते हैं। तो जैसे यहाँ दिया है कि अपरिमेय संख्याएं सिद्ध करना, तो इसका हम उल्टा मानेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे माना कॉमा √3 एक परिमेय संख्या है। √3 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। माना √3 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो चलिए अब लिखेंगे माना √3 एक परिमेय संख्या है, तो लिखेंगे √3 बराबर में a/b। √3 बराबर में a/b, जहाँ a और b क्या है, सअभाज्य संख्या है। तो चलिए लिखते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ देखिए, मैंने √3 बराबर में a/b माना, क्योंकि परिमेय संख्या हमेशा p/q के रूप में होता है, तो इसलिए हम यहाँ पर a/b मान लिए, जहाँ पर a और b जो है सअभाज्य संख्या है, अर्थात HCF a और b का HCF क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो चलिए अब आगे हल करते हैं दोनों तरफ वर्ग करने पर। तो दोस्तों हमने यहाँ पर लिखा दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो चलिए करते हैं वर्ग। तो हो जाएगा √3 बराबर में a/b। तो दोनों तरफ वर्ग का मतलब है ये स्क्वायर कर देना, स्क्वायर कर देना। तो देखिए √3 का स्क्वायर क्या होगा, 3 हो जाएगा। देखिए रूट के अंदर जो भी संख्या रहेंगी उनका अगर स्क्वायर कीजिएगा तो रूट के अंदर वाली संख्या ही लिखी जाएगी। जैसे √7, √5, √3, √2, इन सभी का अगर स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर करेंगे, तो ये संख्या ही अंदर वाली संख्या को ही लिख देंगे। तो देखिए √7 है तो 7, √5 है तो 5, √3 है तो √3, √2 है तो √2, यही सब लिखा जाएगा। इसको बाहर कर देते हैं। ठीक है, इन सब का स्क्वायर यही होता है। उसी प्रकार यहाँ √3 है, √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए a का स्क्वायर क्या हो जाएगा, a² बटा में b का स्क्वायर b² हो जाएगा। अब यहाँ इसके नीचे 1 छिपा है, तो कोना कोनी गुना करेंगे। तो देखिए 1 गुना a करेंगे तो a² बराबर में 3 गुना b करेंगे तो 3b का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, अब ये 3 जो है इधर आके इसके गुना में आ जाएगा। सॉरी, अगर ये 3 को इस साइड लाएंगे तो ये किसको, इसके a को भाग देगा, यानी कि a के बटा में आ जाएगा। तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे, चूंकि 3 जो है a² को विभाजित करता है, चूंकि 3 a² को विभाजित करता है तो a को भी विभाजित करेगा। ठीक है, तो चलिए लिखते हैं और इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। तो फ्रेंड्स आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर हम लिखें, चूँकि 3 जो है a² को विभाजित करता है, तो इसलिए 3 जो है a को भी विभाजित करेगा, इसलिए 3 a को भी विभाजित करेगा। इसको कथन 1 मान लिए। अब देखिए जिसको विभाजित करता है उसी को मानते हैं हम लोग। जैसे यहाँ पर 3 जो है a को विभाजित कर रहा है, तो हम यहाँ लिखेंगे माना जिसको विभाजित करेगा उसी को मानेंगे। माना a बराबर में 3 के, और मैंने आपको क्या बताया था, रूट के अंदर जो संख्या रहेगी वही उसी को हम मानेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ 3 है तो a बराबर 3 के मानेंगे। ठीक है, और जिसको भाग देगा उसी का मानेंगे। जैसे अगले वाले प्रश्न में जो है b को विभाजित, 2 जो है b को विभाजित कर रहा था, इसलिए हम b बराबर 2a माने थे, सॉरी 2k माने थे। और यहाँ पर जो है a² को विभाजित, पहले a² को विभाजित कर रहा है। ठीक है ना, तो a² को विभाजित कर रहा है, तो इसलिए हम a बराबर 3 के मानेंगे। ठीक है, a बराबर में 3 के माने। अब लिखेंगे समीकरण 1 में a का मान रखने पर। ठीक है, आशा करता हूँ आप समझे होंगे। तो चलिए बने रहिए हमारे साथ। देखिए समीकरण 1 में हम a का मान रखेंगे। समीकरण 1 ये है, तो लिखते हैं
ए स्क्वायर बराबर में क्या हो जाएगा 3b का स्क्वायर। अब देखिए ए के जगह पर 3 के रखेंगे, 3 के यहाँ स्क्वायर है तो इस पर भी हम लोग स्क्वायर लगाएंगे, इसका स्क्वायर हो जाएगा बराबर में इधर 3b स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 और के का स्क्वायर के स्क्वायर बराबर में इधर हो जाएगा 3b स्क्वायर। अब देखिए इधर से इधर बराबर में बराबर कटा सकते हैं, जब भी बराबर बराबर रहता है तो कटाते हैं। तो 3 से 9 में लगेगा 3 बार में, तो हम यहाँ लिखेंगे 3 के स्क्वायर बराबर में बी स्क्वायर। अब देखिए अब ये 3 गुना में इधर लाएंगे तो बी स्क्वायर को भाग देगा, यानी कि इसके बटे में आ जाएगा। तो अब हम लिखेंगे चूँकि 3 जो है बी स्क्वायर को विभाजित करता है तो इसलिए 3 बी को भी विभाजित करेगा। तो चलिए लिखते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं हमने लिखा चूँकि 3 जो है बी स्क्वायर को विभाजित करता है तो इसलिए 3 बी को भी विभाजित करेगा। इसको कथन 2 मान लेंगे। देखिए वहाँ पर भी 3 जो है ए स्क्वायर को विभाजित कर रहा था और यहाँ 3 बी स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, तो दोनों में कॉमन क्या आ गया 3। तो हमें कथन ए और बी से एचसीएफ क्या प्राप्त होता है, सॉरी कथन 1 और 2 से एचसीएफ हम लोगों को 2 प्राप्त हुआ, क्योंकि दोनों जगह जो है 3 से ए बी को सॉरी पहला में कथन 1 में 3 से ए को भी 3 ए को विभाजित कर रहा था और यहाँ पर जो है 3 जो है बी को विभाजित कर रहा है। तो दोनों से कथन 1 तथा 2 से हमें ए और बी का एचसीएफ क्या प्राप्त हुआ 3 प्राप्त हुआ, जो कि विरोधाभास है। तो चलिए वही सबको लिखते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए कथन 1 तथा 2 से ए और बी का एचसीएफ हमें क्या प्राप्त हुआ 3 प्राप्त होता है, जो कि विरोधाभास है। ए और बी का विरोधाभास इसलिए है, विरोधाभास का मतलब होता है गलत है। विरोधाभास इसलिए क्योंकि ए और बी का एचसीएफ जो है 1 आना चाहिए, तो यहाँ पर आ क्या गया है 3 आ गया है, जो इसलिए ये गलत है। अब लिखेंगे हमारा मानना गलत था, हमारा मानना गलत है। तो फ्रेंड्स हमने यहाँ लिखा हमारा मानना गलत था, एक मिनट, हमारा मानना गलत था कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, अतः √3 एक अपरिमेय संख्या है, ये साबित हो गया। ठीक है, आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। जैसे देखिए ये इसलिए साबित हुआ क्योंकि जो है ए और बी का एचसीएफ 1 आना चाहिए, क्योंकि ए और बी को हमने सअभाज्य संख्या माना है और यहाँ पर एचसीएफ क्या आ जा रहा है 3 आ जा रहा है, क्योंकि देखिए यहाँ 3 बी स्क्वायर को विभाजित कर रहा है और बी को भी विभाजित कर रहा है, और आगे में कथन 1 में हमने क्या लिखा था, आइए कथन 1 को भी दिखा देते हैं। आप कथन 1 देख सकते हैं और यहाँ 3 जो है ए स्क्वायर को और ए को भी विभाजित कर रहा है, यानी कि दोनों जगह जो है 3 3 ही भाग दे रहा है। तो जो दोनों में मिल जाता है उसी को एचसीएफ कहते हैं। तो दोनों में 3 से भाग लग रहा है तो एचसीएफ क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो हमको एचसीएफ लाना क्या था, देखिए यहाँ हम क्या लिखे हैं कि ए और बी का एचसीएफ क्या आना चाहिए 1 आना चाहिए, लेकिन आ क्या रहा है 3 आ रहा है, इसीलिए ये गलत हो गया। ठीक है ना, ये गलत हो गया, विरोधाभास हो गया। इसलिए जो है हमारा मानना गलत था कि √3 जो है √3 जो है एक परिमेय संख्या है, अतः √3 एक अपरिमेय संख्या है। अगर आपको ये समझ में आ गया तो ये जैसे √5 √2 √7 ये आप खुद से बना सकते हैं। ठीक है, अब जो है हम आपको अगले प्रश्न की ओर ले जा रहे हैं, तो बने रहिए हमारे साथ। ये सारे प्रश्न पूछे गए हैं, अगर आप इनको देख लेते हैं तो कंफर्म है कि यहाँ से एक ना एक प्रश्न तो ज़रूर ही आएगा, चाहे वो फर्स्ट सिटिंग में आए या सेकंड सिटिंग में आए। तो आप ज़रूर ही इन सभी को देख लीजिए और समझ लीजिए और इस पे प्रैक्टिस कीजिए, तभी आप एग्ज़ाम में बना पाएंगे। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा ये है, सिद्ध करें कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो चलिए इसको करते हैं। तो यहाँ देखिए इसमें लिखा है सिद्ध करें कि 3√2 एक परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या है। तो चलिए इसका उल्टा मानेंगे, माना 3√2 एक क्या है 3√2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, माना 3√2 एक
3√2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 3√2 को हम क्या मानेंगे a/b, क्योंकि परिमेय संख्या हमेशा p/q के रूप में होता है, इसलिए a/b मानेंगे। ठीक है, ये है माना। ठीक है ना। तो देखिए जब ये a/b क्या है, सहभाज्य संख्या है, तो चलिए लिखते हैं इन सभी को। अगर आप ये सवाल को देख लेते हैं तो इसके आधारित सभी बन जाएंगे, जैसे 5√2, 7√3, 4√2, ठीक है, 6√2। इन सभी प्रश्नों को आप खुद ब खुद हल कर लेंगे अगर आप इनको देख लेते हैं तो। चलिए बने रहिए हमारे साथ। तो अब लिखेंगे जहाँ a और b क्या है, सहभाज्य संख्या। आप लोग देख सकते हैं यहाँ 3√2 बराबर a/b इसलिए माने क्योंकि अगर ये परिमेय संख्या माने हैं तो ये p/q के फॉर्म में होना चाहिए, p/q के रूप में होना चाहिए। तो इसलिए हम a/b लिखें। अब देखिए यहाँ जहाँ a और b क्या है, सहअभाज्य संख्या है। सहअभाज्य संख्या वो होता है जिनका HCF 1 हो। जिन दो संख्याओं का HCF 1 हो उन्हें सहअभाज्य संख्या कहते हैं। तो अर्थात HCF a, b का HCF 1 होना चाहिए। ठीक है, अब लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर। दोनों तरफ वर्ग करने पर चलिए करते हैं। दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, 3√2 बराबर में a/b, तो इसका भी वर्ग करेंगे और इसका भी वर्ग करेंगे। ठीक है, तो देखिए 3 का वर्ग क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और √2 का वर्ग क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अगर a का स्क्वायर a और b का स्क्वायर b²। ठीक है, 9 का 2 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 18 बराबर में क्या हो जाएगा, a² बटा में ये b²। अब देखिए 18 हो गया, इसके नीचे 1 छिपा है तो इसको कोना कोनी गुना कर लेंगे। 18 गुना b करेंगे तो 18b हो जाएगा। 18b का स्क्वायर बराबर में इधर क्या हो जाएगा, 1 गुना a, तो a का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि अब ये 18 को इधर लाएंगे तो a² को भाग देगा। तब लिखेंगे यहाँ पर चूंकि 18 a² को विभाजित करता है तो इसलिए 18 a को भी विभाजित करेगा। तो चलिए लिखते हैं, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं है। इसको समीकरण 1 मान लेंगे और यहाँ पर यहाँ भी या। तो चलिए अब लिखते हैं फ्रेंड्स। यहाँ देखिए 18 जो है a² को विभाजित करता है तो इसलिए 18 a को भी विभाजित करेगा। इसको कथन 1 मान लिए। अब देखिए यहाँ पर क्या करना होगा, तो 18 जो है a² को विभाजित करेगा। ठीक है ना, तो अब हम मानेंगे a बराबर, तो यहाँ लिखेंगे माना क्या लिखेंगे, माना a बराबर 18 के, क्या मानेंगे, a बराबर 18 के, ये मान लेंगे। माना a बराबर 18 के। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपको ये नहीं मानना है। यहाँ देखिए यहाँ 3√2 है तो इसमें बिल्कुल भी हमको ऐसा नहीं मानना है, क्योंकि वहाँ पर 1 ही रहता था इसलिए हम 2 मान लेते थे या 3 मान लेते थे। रूट के अंदर जो रहता था वही मानते थे, लेकिन यहाँ ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। यहाँ पर जिससे भाग लगेगा उसी को मानेंगे। जैसे ये 18 से a में भाग लग रहा है तो 18 ही मानेंगे। ठीक है, तो माना a बराबर 18 के है। तो अब लिखेंगे समीकरण a में a का मान रखने पर, समीकरण 1 में a का मान रखने पर। तो यहाँ देखिए मैंने लिखा समीकरण 1 में a का मान रखने पर। समीकरण 1 हमारा ये है, यानी कि 18b का स्क्वायर बटा में क्या हो जाएगा, a²। 18b का स्क्वायर बटा में a²। अब देखिए a² को सॉरी a का मान हम लोग 18 के माने हैं, तो चलिए उसकी जगह पर लिखते हैं। तो a की जगह पर 18 के लिखेंगे। यहाँ पहले जो 18b² है ये लिखेंगे बराबर में यहाँ 18 के स्क्वायर, 18 के का इस पूरे पर होल स्क्वायर। अब देखिए 18 के यहाँ 18b² है तो 18b² लिखेंगे बराबर में 18 का स्क्वायर क्या होता है, तो चलिए जानते हैं। तो 18 का स्क्वायर होता है 324, 324 लिखेंगे और यहाँ के है तो इसका के का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, अब देखिए इससे कटा सकते हैं तो 18
1 कम 18 और ये कितने बार में कटेगा? ये भी 18 बार में कट जाएगा, 18 बार में कट गया। ठीक है, अब लिखेंगे बी स्क्वायर बराबर में क्या हो जाएगा? 18 के का स्क्वायर। ठीक है, तो फ्रेंड्स हमने ये बताना भूल गया कि ये के क्या है, के क्या है। तो के जो है आप यहाँ लिख सकते हैं बगल में सारे प्रश्न में, जहाँ के कोई पूर्णांक है, जहाँ के जो है कोई पूर्णांक है, के कोई पूर्णांक है, के क्या है? एक पूर्णांक है, जहाँ के कोई पूर्णांक है। ठीक है, पूर्णांक कहने का मतलब क्या होता है? पूर्णांक संख्या होता है 0 1 2 3 4, फिर वो माइनस में भी हो प्लस में भी हो, तो उन्हीं को पूर्णांक कहते हैं। ठीक है, यानी कि एक नंबर लाइन पे जो भी संख्या दर्शाया जाता है उसे पूर्णांक कहते हैं। तो मैं आपको पूर्णांक एक बार बता देता हूँ। पूर्णांक इसको कहते हैं, जैसे ये एक लाइन है, बीच में 0 है, इधर 1 2 3, ये सब प्लस में होगा, जाते रहेगा अनंत तक, और इधर माइनस में -1 -2 -3, इन्हीं को पूर्णांक कहते हैं। ठीक है, तो के क्या था? एक पूर्णांक था। तो यही के जो है के कोई पूर्णांक है, ये आप हर प्रश्न में लिख लीजिएगा, मैं भूल गया था। तो ठीक है, आप लिख लेंगे। अब देखिए यहाँ लिखेंगे, अब देखिए ये 18 है, इधर आएगा तो बी स्क्वायर को भाग देगा। तो अब हम लिख सकते हैं, चूँकि 18 जो है बी स्क्वायर को भाग दे रहा है, तो इसलिए 18 जो है बी को भी विभाजित करेगा। तो फ्रेंड्स हमने यहाँ लिखा, चूँकि 18 बी स्क्वायर को विभाजित करता है, तो इसलिए 18 बी को भी विभाजित करेगा। इसको कथन 2 मानेंगे। कथन, ये कथन हो गया 2। अब लिखेंगे, देखिए वहाँ पर 18 ए स्क्वायर को विभाजित कर रहा था कथन 1 में, और यहाँ कथन 2 में जो है 18 बी स्क्वायर को और बी को विभाजित कर रहा है। तो हमें ए और बी का एचसीएफ क्या प्राप्त होता है? 18, जो कि बिल्कुल ही गलत है। 18 नहीं आना चाहिए, क्योंकि ए और बी को हम सभाज्य संख्या माने थे, और इनका एचसीएफ क्या आना चाहिए? 1 आना चाहिए, लेकिन आ क्या रहा है? 18, जो कि गलत हो गया। अब हम लिखेंगे कथन 1 तथा 2 से हमें ए और बी का एचसीएफ 18 प्राप्त होता है, जो कि विरोधाभास है। तो चलिए लिखते हैं। तो फ्रेंड्स हमने यहाँ लिखा, कथन 1 तथा 2 से ए और बी का एचसीएफ जो है 18 प्राप्त होता है, 18 प्राप्त होता है, जो कि विरोधाभास है। कथन 1 तथा कथन 2 से ए और बी का एचसीएफ 18 प्राप्त होता है, जो कि विरोधाभास है, यानी कि गलत है। इसलिए गलत है क्योंकि ए और बी का एचसीएफ क्या आना चाहिए? 1 आना चाहिए, क्योंकि ये ए और बी अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो हमारा मानना गलत था कि ए 3√2 एक परिमेय संख्या है, अतः 3√2 एक अपरिमेय संख्या है, साबित। तो फ्रेंड्स ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो गया है, तो इसका दूसरा पार्ट हम लेकर के ज़रूर आएंगे, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण सब प्रश्न है, तो वो ज़रूर करवाएंगे। आज इस वीडियो में इतना ही। तो 1 और 2 प्रश्न में जो छूटा था मैं उसको बता देता हूँ, उसमें भी के का मान लिख देते हैं। ठीक है, नहीं तो आप खुद भी कर लीजिएगा। चलिए मैं ही लिख देता हूँ। जैसे इस वाले प्रश्न में भी हमें के का मान, के जगह पर यहाँ लिखेंगे जहाँ के कोई पूर्णांक है, जहाँ के कोई पूर्णांक है, कोई पूर्णांक है, जहाँ के कोई क्या है? पूर्णांक है। ठीक है, प्रश्न में आप सुधार लीजिएगा, जहाँ के कोई पूर्णांक है। इस वाले प्रश्न में भी जो है यहाँ पर जो है, यहाँ क्या लिखेंगे? जहाँ के कोई पूर्णांक है, जहाँ के कोई पूर्णांक है, जहाँ के कोई पूर्णांक है। आप सभी प्रश्न में के पास ये लिख सकते हैं। ठीक है, जहाँ के कोई पूर्णांक है, ये लिखना जरूरी ही है, आप जरूर लिखिएगा, जहाँ के कोई पूर्णांक है। आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो इसके सेकंड पार्ट के लिए आप सेकंड पार्ट इसका ज़रूरी हम देंगे, क्योंकि इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो
धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।